नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जिनकी हमारी प्रीलिम्स के हिसाब से वेटेज ज्यादा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, हम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा वीडियो जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 पे है। देखिए, आर्टिकल नंबर 19 की एक एक्सटेंडेड जो है, आप कह सकते हैं, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। तीसरा जो है वो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, और एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन को पढ़ते हुए हम यूनाइटेड नेशन की जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पोस्टल को देखती है, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। देन इसके बाद देखिए, एक हाई पावर्ड कमेटी जो है लद्दाख के लिए बनाई गई है, ये हम देखेंगे। साथ ही बिंड स्कीम, ये स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो जो है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के भी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी के बारे में आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी पता है तो उतने से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दे देना चाहती हूँ। हम एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इस वेबिनार में आप जो भी डाउट है आपका यूपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, हमारे सुपर कोचिंग इनिशिएटिव के बारे में, या फिर लाइव क्लासेस के बारे में, या आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली फ्री। देखिए, और इसको देखिए 16 तारीख को हमने दिन डिसाइड किया है, 5 बजे शाम को ये रहेगा। और आपको सिर्फ क्या करना है, जूम पे एक वीडियो कॉल में इस वेबिनार को जो है ज्वाइन करना है। आई विल बी देयर विथ यू, और हम लोग आपस में एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, आपसे 1-to-1 बातचीत होगी, एक मेंटोरशिप, एक डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन आप इसको कह सकते हैं, और एक बढ़िया बातचीत करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, रजिस्टर करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपने अपना नाम देना है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, राइट। वो जब आप जो है दे देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अपने फोन के अंदर जूम का जो ऐप होता है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड करके रख लेना है। इस सेशन से पहले आपके पास लिंक आ जाएगा। आप 16 तारीख को 5 बजे जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ पाएंगे मेरे साथ, और फिर हम जो है यूट्यूब से हटके भी थोड़ा आपस में एक इंटरेक्टिव सेशन जो है करेंगे। और आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं जो कुछ भी आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ वो देखे करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वीडियो देखने के साथ ही तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक देखिए और रजिस्टर कीजिए। वेट नहीं करना है, क्योंकि एक बार सीट्स फुल हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और बहुत बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है, तो प्लीज इसको थोड़ा जल्दी कीजिए। आइए अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पहला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है। अच्छा, अगर मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया बोल दिया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज ऑस्ट्रिया, राइट, ऑस्ट्रिया। आई एम रियली सॉरी इफ मैंने जो है इसको ऑस्ट्रेलिया बोला है। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रिया एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है साइन कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम से ही देखिए, जो भारत से ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन होती है स्टूडेंट की, लेबर की, है ना, या फिर कुछ और लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, उनकी जो मोबिलिटी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए दोनों कंट्रीज आपस में एक जो है समझौता साइन कर रहे हैं। इसका जो नाम रखा है वो रखा है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए, जो भारत है वो यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, लेकिन माइग्रेशन मोबिलिटी जैसे मुद्दों पर थोड़ा सा मामला अटक रहा है, राइट। तो अगर भारत इस तरह के जो एग्रीमेंट है यूरोपियन कंट्रीज के साथ साइन करेगा, तो आगे चलकर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का एक पूरा रास्ता जो है भारत को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भारत ने इसी तरह के जो मोबिलिटी एग्रीमेंट है वो फ्रांस के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, जर्मनी और फिनलैंड के साथ भी साइन किए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में जो लॉन्ग पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की राह में, और हम फाइनली इसको भी साइन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसको कॉम्बैक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज आपस में इस समझौतों के तहत इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर पाएंगे, चीज़ों को मोर बेटर तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, इसके अलावा कोई प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी स्टडी के लिए, अपनी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मल्टीपल एंट्री वीजास की सुविधा दी जाएगी,
ठीक है। साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स को भी प्रमोट किया जाएगा। तो ऑस्ट्रिया के साथ हमने ऐसा कुछ किया है, इसको याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा ऑस्ट्रिया की न्यूज़ देख लेते हैं मैप के साथ। देखिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाली लोकेशन आपको याद होगा, मैंने कल भी पढ़ाई थी जब मैंने आपको बेसिकली क्रोशिया के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब देखिए सेम मैप की लोकेशन 2 बार न्यूज में आ गई, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दिस इज क्रोशिया जो हमने कल पढ़ा था। आज हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, आप देखेंगे ये इटली है, एंड देन कुछ आसपास की बाकी कंट्रीज दिखाई गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस लोकेशन को प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेबरिंग कंट्रीज को 4-5 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगी। करेक्ट है, ये क्लियर हो गया, आसान था। अब चलते हैं अपनी सेकंड टॉपिक की तरफ। तो देखिए आर्टिकल नंबर 19। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 19 का एम्बिट है हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब आपको जो है प्राइवेट सिटीजन से भी अगर कोई चैलेंज मिलता है तो उसको भी देखा जा सकता है। देखो फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब था, क्या पर्पस था कि देखो पहले जमाने में राजा शासन करते थे, प्रजा को सुनना पड़ता था। जब इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो है आज़ाद हुआ, हमने अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें ये माना गया कि जो नागरिक होते हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं। और वो अधिकार किसके प्रति है? वो देखिए अधिकार सरकार उनके अधिकारों को खत्म ना कर सके इसलिए है। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए थे कि स्टेट जो है उसको इन सर्टेन राइट्स को जो है अपहोल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल नंबर 19 था वो अब तक माना जाता था कि स्टेट के जो है तरफ से हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, हम यूनियन या संघ बना सकते हैं, इस पे सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई रोक नहीं आनी चाहिए। आएगी तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे ही आएगी, जिनके बारे में भी इसमें ही बताया हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखो जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर कोई प्राइवेट पर्सन के जो है की तरफ से भी चैलेंज आता है तो भी जो है आर्टिकल नंबर 19 के तहत वो देखा जा सकता है। तो इसका जो एक स्पैन है वो एक्सपेंड कर दिया है। तो आर्टिकल नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपनी पॉलिटी में इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट जो 19 वाला है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट भी जो है इन्फोर्स किया जा सकता है, स्टेट और जो उनकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज है उसके अलावा भी। कोर्ट ने ये व्यू तब लिया जब उन्होंने ये कहा कि देखो जो फ्रीडम टू स्पीच है उस पर और एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते। जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 जो है उसका सबसेक्शन ए इसके अंदर दी गई है वही काफ़ी है। कोर्ट ने कहा एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से जो मेंशन की हुई है वो काफ़ी है। देखो जब स्वतंत्रता फ्रीडम की बात आती है तो कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 19 जिसमें हमें टोटल 6 राइट्स दिए हुए हैं। देन आर्टिकल नंबर 20 जो कि हमें कॉन्विक्शन या ऑफेंस के खिलाफ एक प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, और आर्टिकल नंबर 22 जो हमारी आर्बिट्रेरी कोई अरेस्ट ना हो जाए, कोई डिटेंशन ना हो जाए, इससे रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 19 में टोटल हमें देखिए 6 जो है फ्रीडम्स मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म्स एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन डी में आएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ई में आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, एफ में आ जाएगा जो डिलीट कर दिया गया है, और दरअसल यहाँ पे आ जाएगा कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस आप जो है कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज 1 और इसका सबसेक्शन एफ है, यानी कि ये वाला जो कि डिलीट कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें किस चीज के बारे में बात कही गई थी, क्या डिलीट हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ये देखिए न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इंडिया दरअसल इस पूरी की पूरी यूनियन की अब जो है चेयरमैनशिप को संभालेगा जनवरी 2023 से, और अगले आने वाले 4 साल में जो है भारत जो है इस यूनियन का हेड बनकर रहेगा। यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, 32 मेंबर कंट्री है इसमें एशिया पैसिफिक रीजन की। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में। ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड एक यूनियन है बेसिकली, किसकी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की।
ठीक है। तो ये क्या होता है यूपीओ, ये भी देखेंगे। इसमें 3 बेसिकली पार्ट होते हैं, कांग्रेस होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, देन एक ब्यूरो होता है। इसका काम क्या है, देखो जो पोस्टल रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उनको इम्प्रूव करना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप यूपीयू के बारे में भी जाने। तो देखो यूपीयू को बनाया गया था ट्रीटी ऑफ बॉर्न के द्वारा 1874 में। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये पूरे विश्व में सेकंड ओल्डेस्ट जो है एक इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्जरलैंड में है। भारत ने इसको 1876 में ज्वाइन कर लिया था, याद रखिएगा। अब इसमें 4 बॉडीज है, एक कांग्रेस है, द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, द पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल है एंड द इंटरनेशनल ब्यूरो है। बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें पता हो उतने से क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितनी भी मेंबर कंट्री है यूनाइटेड नेशन की, वो इसका भी पार्ट बन सकती है। लेकिन अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री भी इसका पार्ट बनना चाहे तो दरअसल यूपीयू की जो मेंबर कंट्रीज है, यदि वो 2/3 से जो है सहमति दे दें तो पार्ट बन सकती है। इसका काम क्या है, जो इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज है उसके लिए रूल बनाना, साथ ही जो मेल है, पार्सल है, फाइनेंशियल सर्विसेज वॉल्यूम है, उनमें जो है रिकमेंडेशन देना ग्रोथ के लिए, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है कस्टमर्स को देना। देखिए नाम में जो पोस्टल वर्ड है तो फिर समझ में आ जाता है इसका क्या काम होगा, राइट। तो आसान था। 4 टॉपिक की बात करते हैं। हाई पावर कमेटी बनाई गई है लद्दाख के लिए। देखो लद्दाख की तरफ से लंबे समय से मांग आ रही थी कि हमें थोड़ा सा क्या है स्पेशल जो है प्रिविलेज दिए जाए, हमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया है, एक हाई पावर्ड कमेटी जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए उसको बनाया है, और इसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर मिनिस्ट्री के हैं, ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो जो सिविल सोसाइटी थी वो दरअसल आर्टिकल 370 जो बेसिकली स्टक डाउन हुआ है, इसके बाद से ही कह रही है कि लैंड रिसोर्स और एम्प्लॉयमेंट की हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो है आप हमें क्या है 6th शेड्यूल संविधान की 6ठी अनुसूची में डाल दीजिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 6ठी अनुसूची में डाल दीजिए। देखिए 6ठी अनुसूची दरअसल क्या कहती है, ये कहती है देखो रहोगे तो आप राज्य सरकार के अंदर ही, लेकिन राज्य सरकार के अंदर आपको थोड़ी सी हम फ्रीडम दे देंगे, आप अपने कल्चरल राइट्स को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, लैंड वगैरह को लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हो, आपको थोड़ी स्वायत्ता दी जाएगी। कुछ इसी तरह की फ्रीडम लद्दाख भी मांग रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 244 एक्चुअली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी कि जो स्वायत्त जिला परिषद होती हैं उनके फॉर्मेशन की मांग करता है, जहां पर हम कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है दे देते हैं। फंक्शंस की बात करें तो जो कोई रीजन है, उसका कोई यूनिक कल्चर है, लैंग्वेज है, एंड लैंड का प्रोटेक्शन है, वहाँ के खुद के लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उन सब की सुरक्षा के लिए दरअसल ये बनाई जाती है हमारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और अब लद्दाख वैसी मांग कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो है एक नया मैप आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो देखो ट्राइबल डोमिनेंट जो एरिया होते हैं, है ना, वहां पे उन ट्राइब्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये बंदोबस्त किया गया था। फिलहाल 6ठी अनुसूची किन किन राज्यों को मिली हुई है, तो देखो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं। कौन कौन से, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बारदोली कमेटी थी, है ना, उनकी रिकमेंडेशन पर 6ठी अनुसूची को जो है संविधान में ऐड किया गया था। ये एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देती है ट्राइबल रीजन को, ताकि वो अपना जो है कल्चर, एथनिसिटी, अपने अधिकारों को बचा सके। तो ये जो बेसिकली गोपीनाथ बारदोली थे, ये दरअसल पहले चीफ मिनिस्टर थे असम के, राइट है। तो इतना जो है देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, द बिंड स्कीम। तो देखिए कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर पे है, उन्होंने एक नई स्कीम को जो है बेसिकली हाँ बोल दी है, और ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। फुल फॉर्म क्या है बिंड की, तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, और 2025-26 तक के लिए स्कीम रहेगी। करीब इसके लिए देखिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का जो है आप कह सकते हैं बजट अलोकेट किया है।
फायदा इससे क्या होगा? तो देखो, जो प्रसार भारती है ना, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना है ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, ज्यादा बेटर कंटेंट लेके आ सके। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, देखो जो दूरदर्शन है और ऑल इंडिया रेडियो है, उसकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत दूर दराज के इलाकों तक है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जहाँ पे है, बॉर्डर स्टेट जो है, स्ट्रेटेजिक एरिया जो है, वहां तक इनकी पहुंच है। अगर ये अच्छा कंटेंट लेके जाएंगे तो वो लोग सुन पाएंगे, तो इसीलिए इनको प्रमोट करने के लिए सरकार जो है बात कर रही है। करीब यहाँ पे देखिए 8 लाख डीडी डिश सेटअप्स जो है किए जाएंगे। ठीक है, इससे जो है आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में भी मदद मिलेगी इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो देखिए राइट टू प्राइवेसी पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। एंड इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बिंड स्कीम से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो बस इतना जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एंड स्टे ट्यून विद अस, इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पढ़ते रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।